हेलो बच्चों। पिछले क्लास में हमने गॉस की प्रमेय को अच्छी तरीके से समझा था। आज पढ़ते हैं गॉस नियम के अनुप्रयोग। कई सारे अनुप्रयोग हैं जिनमें से आज दो अनुप्रयोगों पर चर्चा की जाएगी। पहला है कि गॉस के प्रमेय का उपयोग करके हम कूलाम के नियम की स्थापना किस तरीके से करेंगे, कूलाम का नियम किस प्रकार से प्राप्त करेंगे। और दूसरा अनुप्रयोग है कि अनंत लंबाई के सीधे आवेशित तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना हम गॉस नियम का उपयोग करके कैसे करेंगे। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये दो अलग अलग प्रश्न क्वेश्चन बन रहे हैं। गॉस के प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम का निगमन अक्सर बोर्ड एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पहला अनुप्रयोग देखते हैं। उसके लिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। हम एक बिंदु लेंगे, सपोज करते हैं ये बिंदु यहाँ पे है और इस बिंदु का नाम दे दिया बिंदु ओ और इस बिंदु पर रख दिया +Q चार्ज। इस Q चार्ज से यानी बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु है P यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर एक बिंदु P ले लिया। इस बिंदु P की जो दूरी है वो है r। अब O को केंद्र और R को त्रिज्या मानकर हम एक काल्पनिक गोला खींच देते हैं ऐसे। इस तरीके से एक काल्पनिक गोला खींच दीजिए। इस डॉटेड को हम कंटिन्यूअस कर देंगे ऐसे। ये खींच गया एक गोला, एक काल्पनिक पृष्ठ। ये काल्पनिक पृष्ठ है और इस पृष्ठ को कहेंगे गॉसियन पृष्ठ, गॉसीय पृष्ठ या गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। गॉसीय पृष्ठ एक ऐसा काल्पनिक पृष्ठ होता है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का जो परिमाण होता है वो एक समान होता है और जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो रेडियल डायरेक्शन, उसमें त्रिज्या की दिशा में होती है, ठीक है ना। विद्युत क्षेत्र का परिमाण प्रत्येक बिंदु पर एक समान और जो दिशा होती है वो रेडियल होती है। अब यहाँ पर हम एक छोटे से क्षेत्रफल की बात करेंगे। ये एक जिस तरीके से हम गॉस की प्रमेय हमने छोटा सा क्षेत्रफल लिया था, यहाँ पे हमने छोटा सा क्षेत्रफल ले लिया। यहाँ पर इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसे होगी, ठीक है ना। विद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसे हो गई। इसी तरह से जो हमने एक एरिया वेक्टर लिया है ds, उसकी भी डायरेक्शन सेम होगी, वेक्टर ds एंड वेक्टर E। इन दोनों की जो दिशाएं होंगी वो एक ही होंगी यहाँ पे। अब गॉस के नियम का उपयोग करके हम कैलकुलेट करेंगे, कूलाम के नियम की स्थापना करेंगे। तो दो स्थितियों की हम बात करेंगे। तो पहले तो गॉस का नियम क्या कहता है कि किसी भी बंद पृष्ठ से संबद्ध जो विद्युत फ्लक्स फाई होता है वो Q/ε0 होता है। ये तो बाई गॉस थ्योरम हो गया, ठीक है। लेकिन हम अगर कैलकुलेशन विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से दो स्थितियां होगी। पहले तो आप विद्युत फ्लक्स की परिभाषा का उपयोग करके फाई निकालिए, फिर इसके बाद गॉस के नियम का उपयोग करके फाई निकालिए। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं परिभाषा का उपयोग करके फाई का कैलकुलेशन करते हैं। पहले क्वेश्चन को शुरू करते हैं करना। माना निर्वात में किसी बिंदु O पर कोई बिंदु आवेश +Q स्थित है। बिंदु O को केंद्र तथा
स्मॉल आर को त्रिज्या मानकर एक काल्पनिक पृष्ठ खींचा। काल्पनिक पृष्ठ से ज़्यादा अच्छा रहेगा, हम लिखेंगे एक गोला खींचा। आर को त्रिज्या मानकर एक गोला खींचा। तब इस गोले का पृष्ठ गॉसीय पृष्ठ होगा। ऐसा हम हर बार, जितनी बार हम गॉस के नियम का उपयोग करेंगे, कोई न कोई काल्पनिक पृष्ठ यहाँ पर खींचेंगे। तो हमने क्या किया, सबसे पहले एक बिंदु O लिया जहाँ पे कोई बिंदु आवेश Q रखा हुआ है। बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है, ठीक है। और हमको जो है कूलाम का नियम प्राप्त करना है, तो सबसे पहले O को केंद्र और R को त्रिज्या मानकर एक गोलीय पृष्ठ खींचा। और तब ये गोलीय पृष्ठ जो है किस पृष्ठ की भांति कार्य करेगा, गॉसीय पृष्ठ। गॉसीय पृष्ठ को हमने पहले ही परिभाषित कर दिया है कि एक ऐसा काल्पनिक पृष्ठ होता है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण समान और उसकी जो दिशा होती है वो त्रिज्यीय दिशा में होती है। तो ये जो हमने एक गॉसीय पृष्ठ तैयार किया, ये देखेंगे कि इस गॉसीय पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा। इतनी थ्योरी लिखने के बाद अब हम चलते हैं, लिखते हैं इस गॉसीय पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स इसको फाई इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ई डॉट डी एस के, ये विद्युत फ्लक्स की परिभाषा हो गई। अब यहाँ पे इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ई डी एस कॉस थीटा होता है, तो यहाँ पे कॉस 0 डिग्री, क्योंकि दोनों के बीच जो कोण है उसका मान 0 है। या इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, cos 0 की वैल्यू 1 होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर कर लिए तो जो इंटीग्रेशन होगा वो सिर्फ ds का होगा। ऐसा किसका इंटीग्रेशन होगा, ds का होगा। यहाँ लिख देते हैं, या फाई इक्वल टू ई को बाहर करिए सरफेस ई ds के, ऐसा। लेकिन ये जो ds है ये छोटे छोटे क्षेत्रफलों का इंटीग्रेशन है। सबका जो कैलकुलेशन अगर हो जाएगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 पाई आर स्क्वायर, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। किंतु ds इक्वल टू किसके होगा, 4 पाई आर स्क्वायर के। इसलिए जो फाई की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, e इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ये फ्लक्स आया कैलकुलेशन से। किंतु गॉस की प्रमेय से फाई किसको इक्वल है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। सेकेंड इक्वेशन है। समीकरण 1 और 2 की तुलना कर देते हैं, 1 व 2 से, तो दोनों पक्ष सेम है, तो e इंटू 4 पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो E इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन
4πε0 इंटू Q/r² न्यूटन प्रति कूलम। इतनी आ गई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको थर्ड इक्वेशन दे देते हैं। अब हमको सिद्ध क्या करना है कि कूलम का नियम का निगमन करना है। तो कूलम का नियम का निगमन कैसे करेंगे? फोर्स कैलकुलेट करना है, किंतु जो फार्मूला फोर्स का है वो Q इन 0 इंटू ई के, या F इक्वल टू Q0 इंटू ई की वैल्यू रख देते हैं 4πε0 Q/r² के, या F इक्वल टू किसके हो गया 1/4πε0 Q/r², इतने न्यूटन। तो कूलम के नियम में हम क्या पढ़ते थे? Q1 Q2/r², यहाँ पे Q0। तो बाई गॉस थ्योरम, गॉस के प्रमेय का उपयोग करके हम इस तरीके से कूलम के नियम का निगमन करेंगे। एक बहुत ही आवश्यक क्वेश्चन हो गया गॉस के प्रमेय की सहायता से कूलम के नियम का निगमन। अब जो दूसरा एप्लीकेशन है वो क्या कहता है? अनंत लंबाई का कोई तार है और कैसा है? आवेशित है। इस तरीके से बना लीजिए। सपोज करते हैं इस तरीके से अनंत लंबाई का एक तार हो गया और ये धनावेशित है, इस तरीके से चार्ज है, ठीक है ना, इस तरीके से वो आवेशित है। अब इससे कुछ दूरी पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कैसे करेंगे? सपोज करते हैं इतनी दूर पर, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे कैलकुलेट करेंगे? कितनी दूरी है? r दूरी ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी r, ये हो गई r दूरी। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का कैलकुलेशन करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर एक गॉसी पृष्ठ तैयार करेंगे। गॉसी पृष्ठ तैयार करने के लिए एक लाइन इधर खींचते, देखते हैं इस केस में गॉसी पृष्ठ कैसा होगा? बेलनाकार होगा, इस तरीके से गॉसी पृष्ठ इस तरीके से होगा। इस केस में गॉसी पृष्ठ ऐसा होगा। जैसे कूलम के नियम का निगमन करते समय हमने जो गॉसी पृष्ठ खींचा था ना, वो गोलीय था, गोलाकार था। तो हमने गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला यूज किया था। यहाँ पे गॉसी पृष्ठ कैसा है? बेलनाकार दिख रहा है। अनंत लंबाई का सीधा आवेशित तार है तो उसका गॉसी पृष्ठ कैसा है? बेलनाकार हो गया। अब देखते हैं कितने पृष्ठ हो गए इसमें। तो इसमें तो कई सारे पृष्ठ दिख रहे हैं। सपोज करते हैं ये वाला पृष्ठ है S1, इधर साइड वाला पृष्ठ हो गया S2, इधर वाला पृष्ठ क्या हो गया S3। 3 पृष्ठ हो गए। यहाँ पे हम एक बहुत ही छोटा सा क्षेत्रफल लेंगे इस तरीके का। यहाँ पर बिंदु P है। अब विद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसी होगी, विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो ऐसे होगी, और एरिया वेक्टर की भी डायरेक्शन ऐसे होगी। दोनों की दिशाएं इसमें भी सेम है, वेक्टर ds और वेक्टर E। तो बाय डेफिनेशन सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे कि इन तीनों पृष्ठों से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा, उसका कैलकुलेशन करते हैं। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे पृष्ठ S1 और S3, ठीक है ना, इनसे गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा? 0, ठीक है ना। S1 और S3 से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कैसा होगा? 0 होगा, क्योंकि बल रेखाएं तो ऐसे गुजर रही हैं, ठीक है। अब बचा कौन सा क्षेत्रफल? S2। तो S2 से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा? हम उसका कैलकुलेशन करते हैं चित्रानुसार। पृष्ठ S2 से गुजरने वाला
विद्युत फ्लक्स ये बराबर हो जाएगा, जो फार्मूला है सरफेस इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट डी एस के इक्वल टू ई डी एस कॉस 0 डिग्री। इस केस में भी cos 0, क्योंकि ई और डी एस की जो दिशाएं हैं वो सेम है, इक्वल टू ई डी एस के इक्वल टू डी एस। यहाँ पे हर जगह एस लगा सकते हैं। और इस तरीके से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स हो जाएगा। अब बेलन के वक्रपृष्ठ का जो क्षेत्रफल कितना होता है, अगर बेलन की लंबाई अगर यल है, बेलन की लंबाई कितनी है, यल है, तो इसका हो जाएगा 2 पाई आर यल। 2 पाई आर यल बेलन का वक्रपृष्ठ इतना हो जाएगा। इसकी लेंथ को हम यहाँ पे कहीं न कहीं डिनोट कर सकते हैं, जहाँ यल क्या है, लंबाई। ये तो हो गया बेलन का वक्रपृष्ठ। अब S1 और S2 क्या है, विद्युत क्षेत्र के समांतर है। S1 व S2, इसको फर्स्ट इक्वेशन दीजिए, विद्युत क्षेत्र के समांतर हैं। अतः इनसे गुजरने वाला फ्लक्स शून्य होगा, शून्य होगा। ठीक है ना। इनसे गुजरने वाला फ्लक्स क्या हो गया, 0। तो S1 और S3 से गुजरने वाला S1 और S3 से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स है वो शून्य होगा, और S2 से गुजरने वाला फ्लक्स इतना ही हो गया। अब हम समीकरण नंबर 1 निकालने के बाद यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, गॉस की प्रमेय लगाएंगे। यह हम ऐसा पहले लिख सकते हैं, अतः गॉसी पृष्ठ से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स, संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू S1 के कारण 0 है, S2 के कारण E इंटू 2 पाई आर एल है, और S3 के कारण 0 है। तो फाई इक्वल टू किसके हो गए, E इंटू 2 पाई आर एल। एक्चुअल में फर्स्ट इक्वेशन हम इसको देंगे, ये फर्स्ट इक्वेशन है, किंतु गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से फाई किसके इक्वल होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं, और समीकरण 1 व 2 से दोनों की अगर हम तुलना करते हैं तो क्या मिलता है, E इंटू 2 पाई आर एल इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है, या इक्वल टू किसके हो गया, Q अपॉन 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट के। अब चूंकि एक रेखा पर आवेश हैं तो वहाँ पे रेखीय आवेश घनत्व की बात होती है, एक फार्मूला और हमको पता होना चाहिए, किंतु लेमडा इक्वल टू होता है Q अपॉन एल के, या क्यों किसके हो जाएगा, इसको रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं लेमडा को, क्यों इसके पदों में क्या हो जाएगा, लेमडा इंटू एल के। वहाँ पे रख देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लो, समीकरण 3 में मान रखने पर 3 में जब Q की वैल्यू रखेंगे तो E इक्वल टू कितना मिल जाएगा, लेमडा एल बटे 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट के। एल एल को कैंसिल कर दीजिए,
और एल को कैंसिल जैसे ही करेंगे तो अपने को मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई और एप्सिलॉन नॉट। इतने न्यूटन प्रति कूलम का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो अनंत लंबाई के एक आवेशित तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? इतनी होती है, इक्वल टू इसके। तो गॉस के नियम के दो अनुप्रयोग हो गए। गॉस के नियम की सहायता से कूलॉम के नियम का निगमन कैसे हम करेंगे, एक क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है। और दूसरा क्वेश्चन बन रहा है कि अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी का कैलकुलेशन हम कैसे करें हैं। हमने यहाँ पे कैलकुलेशन किया और कितना प्राप्त हुआ, इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई और एप्सिलॉन नॉट न्यूटन प्रति कूलम। बाकी और जो अनुप्रयोग बचे हैं उनको हम नेक्स्ट देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।